आपको पता ही है, मैंने जैसे बताया कि एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोनों को मैं एक साथ साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूँ. आई एम नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू द स्कूल सिलेबस, आई एम मूविंग अकॉर्डिंग टू माई सिलेबस, राइट. एंड द नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस वन. जिस दिन हमारा ये खत्म होगा ना चैप्टर, तो समझ लो दोनों चैप्टर से ऑटोमेटिकली खत्म होगा, एटम एंड मॉलिक्यूल्स भी और स्ट्रक्चर ऑफ एटम. फिर हम इसमें बहुत आगे काम करें. खैर, इन द लास्ट क्लास हमको ये पता लग गया कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टडिंग द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, राइट. एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मच सिंपलर सब्सटेंस. ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा, उसे हाइड्रोजन में नहीं बदल सकते. हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, राइट. वो किसी और एलिमेंट में बदला नहीं जा सकता. ऐसा हर सब्सटेंस जो कि अपने आप को इंट्रिंसिकली मेंटेन रखे, किसी और में बदल ना सके, उसे हम एलिमेंट कहते हैं. हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटा हिस्सा सेल होता है. हर नॉन लिविंग बीइंग के अंदर सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है, राइट. एटम इतना छोटा होता है कि हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते. मैंने बताया था आपको कि 1 सेंटीमीटर कॉपर को ले अगर हम, तो 3.6 × 10⁹ एटम्स एक लाइन में आएंगे. इतने सारे एटम 1 सेंटीमीटर के अंदर आएंगे. एटम इतना छोटा है तो समझो 1 सेंटीमीटर में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम को एक लाइन में लगा सकते हो. और हम अब बात करते हैं एक एटम के मास की. तो प्रैक्टिकली तो ये याद रखना इम्पॉसिबल है. तो वो कैसे हम 23U 35.5U कहते हैं, वो सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, राइट. यानी कि अब हमें क्लियर है कि अगर हम एटम के मास की बात कर रहे हैं, उसके भार की मास की बात कर रहे हैं, तो हमें इजीली पता लग गया कि कैसे हम उसे डेजिग्नेट करेंगे. फिर हमने देखा मॉलिक्यूल किसे कहते हैं. मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, वो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, राइट. जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं उसे. जब मॉलिक्यूलर यूनिट को हम ग्राम में कहते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं उसे, राइट. इसके ऊपर मैंने कुछ काम दिया था आपको, और वो क्या दिया था मैं अब नहीं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा, राइट. आज अब हम क्या करने जा रहे हैं. एटम क्या है, मान लिया ये एटम है, सबसे छोटा हमें दिख गया, हाँ भाई इसका भार माप कितना वजनी है, क्लियर हो गया. लास्ट क्लास तक ये देखा था. अब डाल्टन ने कहा था कि एटम सबसे छोटा हिस्सा है, एटम के अंदर कुछ नहीं है, राइट. उसको उसके बाद वो देख ही नहीं पाया एटम के अंदर. लेकिन आगे बड़े अच्छे अच्छे डिस्कवरीज हुई. इतनी अच्छी डिस्कवरीज हुई आगे, एक बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आए, राइट. किस तरीके से, मैं आज एक शीट अपलोड करवाऊंगा अभी, ये वाली, ये शीट और ये शीट, राइट. इसमें कम से कम 20 पेज के नोट्स हैं, समझ लो. ये शीट अपने आप, आपको ये मैं क्यों अपलोड कराऊंगा कि आपको पता होना चाहिए कि हमको नोट्स जो बनाने हैं वो राइटिंग में नहीं बनाने, हमको पॉइंट्स लिखने हैं. राइटिंग हमारी ब्रेन में होनी चाहिए. वी आर नॉट गोइंग टू बिकम अनदर ऑथर. हमें ऑथर तो ना बनना, हमें हर चीज को लिख के नहीं देखना. दिमाग में होनी चाहिए बात, राइट. कि आंसर क्या होगा. पॉइंट्स लिखने हैं जिससे कोई पॉइंट बच ना जाए, और उसका मैं एक बेस्ट तरीका आपके सामने रखूंगा. तो अब हमें क्लियर है कि एटम के भार को हम कैसे मापते हैं. अब बात उठती है एटम अंदर से दिखने में कैसा है. दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, right. So the fourth chapter, as far as the real chemistry is concerned, is known as the structure of atom. Structure of atom, as the name itself says to us, that we are actually concerned about the internal portion of the atom. कि अंदर से एटम कैसा दिखता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम करा, राइट. जे थॉमसन ने काम किया. जे थॉमसन ने जब काम किया था तो उसने अप्रोक्सीमेटली 1897 में 1897 उसने एटम को अपने लेवल पर जजमेंट ली और कुछ एटम के बारे में स्टेटमेंट दी. उसके बाद जो है चलते चलते लगभग 1886 में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जे थॉमसन से पहले, राइट. स्पेसिफिकली नाम है ई गोल्डस्टेन, फिजिशियन का. भाई डाल्टन ने जो करना था कर दिया, तो उल्टा हम ये कहेंगे ई गोल्डस्टेन ऐसा फिजिशियन था जिसने 1886 के अंदर एटम को बड़े अच्छे ढंग से एनालाइज किया.
और एनालाइज करके पाया कि एटम के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम उसने प्रोटॉन दिया, राइट, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट। और ये जो प्रोटॉन है ये टर्म्स ऑफ रेस की फॉर्म में डिस्कवर हुए थे। कैथोड रे और एनोड रेज हम इसको नाम देते हैं। एनोड रेज आर द रेज विच एक्चुअली एमिट्स प्रोटॉन, ये कह सकते हैं, राइट। कैथोड रे आर द रेज विच एक्चुअली एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। तो एटम को अंदर सबसे पहले अगर किसी ने देखा तो ई गोल्डस्टेन ने देखा, 1886 के अंदर देखा उसने, और पाया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है जिसका नाम प्रोटॉन, राइट। मैंने कहा है पहले सुनो, आधा पौना घंटा मुझे बोलने दो, सब कुछ डिजॉल्व हो जाए, ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस डिजॉल्व हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बड़ा रिमार्केबल है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, सॉरी प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज क्यों है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है ही नहीं। ये अब आपके सिलेबस से निकल गया, सालों पहले निकल गया, इवन 11 से भी निकल गया, राइट। डिस्कवरी विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। लेकिन मैं आपको उसका बहुत ढंग से डिटेल में आगे फ्यूचर में बताऊंगा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, राइट, कि एक्चुअली में कैसे ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन की खोज की, कैसे जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, राइट। और बाद में कैडविक ने 1932 के अंदर, कैडविक एक और फिजिशियन थे, राइट, उन्होंने जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। और इन सबके बीच में एक रदरफोर्ड आया था, उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो एटम का सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एटम कैसा है दिखने में, ये देखो, सपोज एटम, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया होगा, एटम सीम्स टू बी स्फेरिकल बॉडी, सर्कुलर स्फेरिकल बॉडी है, राइट। इसके बीच में एक हैवी कोर डेंस रीजन होता है जिसका नाम न्यूक्लियस है। दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। पहला सर्कल है, उसका एक आर्क बना दिया मैंने, ये दूसरा सर्कुलर ऑर्बिट, तीसरा सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, मैंने भी आपको बताया था, ई गोल्डस्टेन ने, राइट। इसने स्पेसिफिकली 1886 के अंदर से डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने किया था, राइट, एंड अप्रोक्सीमेटली 1897 में ये काम हुआ। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की जो है वो कैडविक ने किया था, और 1932। अब रही बात इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स इस ई की तरह मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के। क्यों घूमते हैं वो हम बाद में देखेंगे, है बेटा। हाँ हाँ, अभी चेंज करा, क्या ये बात क्लियर है। तो एटम अंदर से कुछ ऐसा दिखने में, इधर कुछ भेजना कहीं, एटम कुछ अंदर से ऐसा दिखने में, ये जो मैंने आर्क बनाया ना, दिस वन पीस ऑफ ए सर्कल, यानी कि 3 सर्कल दिखा दिए मैंने आपको, राइट। ये जो बीच का पोर्शन है ये बड़ा डेंस है, बहुत हैवी है। यार थोड़ा फोटो बच्चों के ऊपर कर, हैवी का मतलब बिल्कुल क्लास को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना, बड़ा इंपॉर्टेंट आज डिस्कशन चल रहा है। चलो, राइट। तो प्रैक्टिकली एटम आज की डेट में भी ऐसा है दिखने में। और
एटम के अंदर इस सर्कुलर सेंट्रल सर्कुलर रीजन को छोड़कर बाकी सर्कुलर ऑर्बिट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस, इस सेंट्रल पोर्शन को छोड़ के मोस्ट ऑफ द स्पेस एक्ट्स एज ए वेकेंट स्पेस, ऑलमोस्ट खाली सा है, राइट। पूरे एटम का जो वेट है, जो मास है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 99% न्यूक्लियस के कारण। यानी कि अगर हम बात करते हैं द मास ऑफ एन एटम, एक्चुअली इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं द मास ऑफ इट्स न्यूक्लियस। क्या ये बात क्लियर होगी? यानी कि एटम का सबसे ज्यादा वेट उसके सेंटर में है। आप इस एटम को एक यूनिवर्स की तरह लेके चलो, यूनिवर्स, राइट। इस यूनिवर्स के अंदर ये सेंट्रल कोर रीजन है, ये वाला। इस सेंट्रल कोर रीजन के अंदर हम कह सकते हैं कि ये एक सेंट्रल पार्ट है लाइफ को, यूनिवर्स को सस्टेन करने के लिए। और ये जितनी भी सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, राइट, इस वर्ल्ड की कंट्रीज हैं। ये पहली कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, ये तीसरी कंट्री है। एक तरीके से एटम को एक वर्ल्ड माना, राइट। और उस वर्ल्ड की, जैसे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स भी अपने आप में एक कंट्री की तरह डिनोट करते हैं, जिसके अंदर पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिड यू गेट इट? अब एटम की डेफिनेशन क्या होगी? एटम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रली लोकेटेड हैवी कोर रीजन नोन एज न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों का अलग नाम है, एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, राइट। एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड हैवी कोर रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूक्लियॉन्स। अगर मैं कहता हूं कंटेनिंग न्यूक्लियॉन्स, तो वर्ड अंडरस्टूड है, क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज्ड टू बी रिवॉल्विंग इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? जो सबसे दूर है ऑर्बिट, उसको हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। सबसे पास को हम इनर मोस्ट कहते हैं। सबसे दूर वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट कर सकता है, सबसे पास वाला सिर्फ 2 ही करता है, ओनली 2, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने में हमारे पास एक और साइंटिस्ट की हेल्प मिली, एंड दैट इज नोन एज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। लेकिन इन सब की डिस्कवरीज में कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, इंक्लूडिंग रदरफोर्ड। जबकि रदरफोर्ड ने बहुत बड़ा काम किया था, एटम की न्यूक्लियस की डिस्कवरी, खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। और आज की डेट तक, प्रेजेंट तक, अगर किसी फिजिशियन का, साइंटिस्ट का मॉडल ऑफ एन एटम, डिटेल्स ऑफ एन एटम अप्लाई होता है, उसे हम कहते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। जो आज भी हम इसी को ही, इसी के आधार पर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। दिस इज द लेटेस्ट मॉडल, राइट, which actually provides the all essential details or the feature about the internal structure of an atom. Did you get it? इतनी बात क्लियर है? तो मैं अपनी बात को दोबारा समराइज कर रहा हूं। Atom consists of centrally located heavy core region called as nucleus containing nucleons. That means the protons and neutrons and electrons are supposed to be revolving in the various circular orbits, right? That means the atom itself consists of 3 fundamental particles. 3 fundamental particles. One is known as proton, said to be acquired with positive charge. Electron, said to be acquired with negative charge. And neutron, no charge, neither positive nor negative. It is neutral in nature. Now the question arises, how can I say that proton is positive and electron is negative? उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिलेबस खत्म होने के बाद मैं तुम्हें इसका सारा रीजन प्रैक्टिकली यहां पर बता दूंगा कि प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों है
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि जब हमारा जो फ्रेंड ई गोल्डस्टेन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो एक डिस्चार्ज ट्यूब में कंडक्ट किया था। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट किया गया तो गैस निकली एक एनोड के एंड से, राइट। उस गैस से जो रेडिएशन एमिट हुई वो पॉजिटिवली चार्ज हुई, और वो कैसे पॉजिटिवली चार्ज हुई वो हम आगे फ्यूचर में देखेंगे। सर हम यहाँ पे चार्ज इन द सेंस क्या चल रहे हैं हम इसमें, मतलब बेटे हम चार्ज देखो, कैसे कह सकते हैं? बेटे मैंने कहा पेशेंस रखो, सब पता लग जाए। और वैसे भी चार्ज क्या है ना, 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब पढ़ोगे तब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अभी मैं अगर चार्ज पढ़ाने की कोशिश करूंगा सब समझ में आएगा, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ 3-4 क्लास लगेगी तब समझ में आएगा। इस टॉपिक को थोड़ा पेशेंस के साथ आप समझिए, सब कुछ ऐसे करा दूंगा कि कुछ भी आपका डाउट नहीं रहेगा। मुझे मालूम है क्या डाउट आ सकते हैं, राइट। फिर भी आपने पूछा है तो पूछो बेटे, क्या था? सर जो न्यूक्लियस है मतलब एनालॉजी ऑफ द ब्रेन, एनालॉजी दैट एक्सेस द ब्रेन, सर ये मतलब कंट्रोल क्या करते हैं, न्यूक्लियस क्या करता है एटम में? न्यूक्लियस एटम को स्टेबल करता है। न्यूक्लियस एटम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे ह्यूमन बींग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर डीएनए है, आरएनए है। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक एटम की पहचान है, राइट। ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन का ही एटम रहेगा, किसी और का नहीं बनेगा, उसका कारण न्यूक्लियस है, राइट। जैसे कि हर इंसान का डीएनए यूनिक है, वर्ल्ड में किसी का डीएनए किसी के साथ मैच कर ही नहीं सकता एक्सेप्ट पेरेंट्स। इज इट क्लियर? इसी तरीके से हर एटम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो न्यूक्लियस है, राइट। न्यूक्लियस पूरे एटम को स्टेबलाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट वन अनदर, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये प्रैक्टिकली हम फिजिक्स में भी देखेंगे। फिलहाल मान के चलो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट वन अनदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रेपल वन अनदर। ये बात तो आम सी बात है, सबको पता भी है, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा, राइट। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर चार्ज किसे कहते हैं। प्लीज अभी मत पूछिए, जब 10th क्लास के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहां मैं यही बताता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। हाँ नहीं सर जो इनर मोस्ट होती है उसके अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं? बेटे, अब ये तो नेचर कुदरत को ही पता है, जिसने ये एटम बनाया, राइट। उसको मैं कैसे बता सकता हूँ? अब हम दोनों, हमारे पास दो ही हाथ है, तीन हाथ क्यों नहीं है, ये तो नेचर ही जानती है बेटा, राइट। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, हम कर क्या रहे हैं। साइंस इज व्हाट? साइंस इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन। नॉलेज है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, और जो कुछ भी हमने सीखा उसको कलेक्ट कर कर एक अपने रिजल्ट सामने रखते हैं। दिस इज व्हाट यू मीन बाय साइंस। जो नेचर में हो रहा है, इंसान उसे समझने की कोशिश करता है, और करने के बाद जो समझ आता है उसको वो एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर, एक तरीके से सिग्निफिकेंस तौर के ऊपर, उसका सारांश के तौर पर हमारे सामने रख देता है। अब एप्पल क्यों, कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? ये बात एक ने सोची, बाकी किसी ने सोची नहीं। जिसने सोची उसका नाम न्यूटन है, राइट। और उसने पूरी फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। तो बहुत कुछ ऐसा है जो नेचर ने क्रिएट किया हुआ है, और साइंस इज नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ नेचर। नेचर में क्या है, राइट। तो ये किसी भी एटम के साथ है कि सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट के अंदर जो कैपेसिटी है केवल 2 इलेक्ट्रॉन की है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन की है, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन की है, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन की, राइट। कैसे है, क्यों है, ये बहुत कुछ चारों साल जो पढ़ोगे तब पता लगेगा। स्ट्रक्चर ऑफ सर एटम इससे कम हो सकता है? नहीं, हाँ देखो, डिपेंड करता है कि हर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। आप ही का फायदा है, प्लीज दिस पहले मुझे सुनो।
अदरवाइज पता लगा जो मैं खत्म करा सकता हूँ वो 1 घंटा हमारा 15 मिनट के डिस्कशन में ही निकल गया। तो मैंने आपको ये बताया कि एटम के जो स्ट्रक्चर के अंदर मेन कंट्रीब्यूशन रहा वो सबसे पहले किसका रहा? ई गोल्डस्टीन का, उसके बाद थॉमसन का। थॉमसन ने अपनी कहानी बताई एटम कैसा है, राइट। फिर कैडविक ने भी किया, और इन दोनों के बीच में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और बाद में इन सब की कमियों को ढाक दिया, खत्म कर दिया। बोर मॉडल ऑफ एटम ने बेहतरीन ढंग से एटम को प्रैक्टिकली हमारे सामने, जो आपके स्कूल एग्जाम का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां तक 9th का सवाल है। और 10th के लिए इसलिए जरूरी है कि उन्हें समझ आएगा कि हम 10th में जो करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स वो कैसे मेरे लिए आसान है, राइट। तो मैं कई बार बोल चुका हूं, ये बात समझ आ गई ना कि एटम कैसा होता है। एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड हैवी कोर रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूक्लियॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज्ड टू बी रिवॉल्विंग इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, राइट। तो ऐसा एटम दिखने में है, ये क्लियर हो गया, राइट। अब 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो इसके, मैं यहां लिख रहा हूं सीरियल नंबर, राइट, सब एटमिक नेम, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज। अब मैं थोड़ा चार्ज का आइडिया जरूर दूंगा आपको, क्योंकि बहुत देखा जाए क्वालिटी क्वेश्चन पूछा है, राइट। एंड देन लोकेशन इन द एटम। द फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, राइट, और इसका मास है 1U। एक प्रोटॉन का मास 1U है। कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? What do you mean by the atomic mass of proton is 1U? 1U किसका मास है? हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन का मास वो प्रोटॉन का मास, खत्म। यानी कि द मास ऑफ ए प्रोटॉन is equal to the mass of the hydrogen. The lightest atom in this universe is the atom of hydrogen. तो प्रोटॉन की बात करें या हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, दोनों का मास सेम है। क्या ये बात क्लियर हो गई? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है +1, चार्ज क्या है उसका? पॉजिटिव, राइट। और लोकेशन कहां है उसकी? कहां रहता है वो? इन द न्यूक्लियस। क्या ये क्लियर है? अब आ जाते हैं हम, बात इलेक्ट्रॉन की करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास 1/184U 1840 इंटू U। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं लिखा ना 1/1840 इंटू U। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है इससे, कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा है या कम है? सर कम है। एक्सीलेंट, राइट। क्यों कम है? क्योंकि U है ना यहाँ पर, यानी कि 1U। 1U को डिवाइड आपने किससे किया? 1840 से। तब जो मास आएगा, वो जो U आएगा, दैट स्पेसिफिकली द मास ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ ग्राम। अगर हम निकालना चाहें तो हम 1.67 × 10⁻24 ग्राम से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो हमारी कोई जरूरत नहीं है। डिड यू गेट इट? और चार्ज है इस पे -1। चार्ज क्या है उसका? चार्ज, अभी वर्ड चार्ज है ना, थोड़ा आइडिया दूंगा मैं, वो है -1, राइट। ये भी कहां रहता है? ये सराउंड, ये इन द सर्कुलर ऑर्बिट। क्या ये क्लियर है? और आउटसाइड, और हम कह सकते हैं आउटसाइड न्यूक्लियस, राइट। थर्ड है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास जो प्रोटॉन का मास 1U, यानी कि जो हाइड्रोजन का मास। क्लियर है ये? और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इज नाइदर पॉजिटिव नॉर
negative, and it resides where? In the nucleus. कहाँ रहता है वो? न्यूक्लियस में रहता है। ये टेबल रटी हुई होनी चाहिए आपको। जितने भी मैंने फीचर्स दिखवाए हैं, ये स्कूल एग्जाम्स में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। टेबल तो हाँ, क्योंकि इस टेबल के आधार पर ही पूरी साइंस है। क्या ये टेबल क्लियर हो गई? सर फिर हाइड्रोजन में का वेट 2u क्यों नहीं होता? अगर प्रोटॉन का ही बनी हुआ है और न्यूट्रॉन का ही बनी हुआ है तो उसका वेट 2u क्यों नहीं होता या उससे ज्यादा हाइड्रोजन का? नहीं होता। कारण अभी मैं हाइड्रोजन की जब स्ट्रक्चर पर आएगा ना तब बताऊंगा। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? और हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, राइट? तभी तो वो सबसे हल्का है और उसमें एक ही ऑर्बिट होता है, बाकियों में तो बहुत सारे होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं आपको, मुझे सब मालूम है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। क्या ये बात क्लियर हो गई? फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि दिखने में एटम कैसा है और उसके अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उनका मास क्या है, उनका चार्ज क्या हो सकता है और उनकी वो कहाँ एटम में रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ चार्ज किसे कहते हैं। कभी आप देखना कि यहाँ ना ये कागज है, जैसे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ, पीसेस कर देता हूँ, यहाँ टेबल पे डाल देता हूँ, राइट? और मेरे हाथ में कॉम्ब है, कॉम्ब को मैं उसके पास लेकर आता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों के पास, बहुत माहीन चुटकी हमने इसके जो है पीसेस किए हैं। कॉम्ब को लाया, रखा, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंस। अब मैंने उसी कॉम्ब को अपने हेयर से पास किया, पास करने के बाद दोबारा लाया, लाते ही वो पीसेस कुछ कागज के ना चिपक गए। कभी आपने देखा है गाड़ी को खोलते हैं तो एकदम करंट सा लगता है, महसूस हुआ है कार के? कई बार हुआ है, आप लोगों को पता नहीं लगा होगा, ये जनरली होता है। कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, स्पार्क सा लगता है एकदम, राइट? आजकल है ना 5G लगा हुआ ना जियो का, 5G का एक बड़ा डेंजर सामने आ रहा है, जो मैंने भी प्रैक्टिकली महसूस किया और जो हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा था। जहाँ 5G का सोर्स है वहां पर आयरन मटेरियल के अंदर करंट आ जाता है, वाकई में आया, झट से करंट लगता है, झटका लगता है, जैसे ग्रिल को छू दिया, राइट? यस, ऐसा हो रहा है। ज्यादा करंट नहीं है, ज्यादा होगा तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, पर है, पर ऐसा है जो आदमी को डिस्टर्ब करे, ऐसा है। तो वो चार्जिंग के कारण। अब वो कॉम्ब जैसे ही आपने शेयर से पास किया तो हुआ क्या? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बड़े असाधारण से समझ में आ जाएगा। दो पत्थर को रगड़े के आग निकलती है, फायर क्रिएट होता है नहीं, राइट? जैसे ही किन्हीं भी दो पत्थर को, स्टोन अच्छे खासे को आप रगड़ के देखो, क्रिएट्स अ स्पार्क। पहले के टाइम में, राइट, आदि मानव के टाइम के अंदर जो वो खाना बनाने के लिए आग यूज करते थे तो ऐसे ही करते थे। अब वो जो दो पत्थरों का आपने रब किया, रब करने से, राइट, वो जो रबिंग एरिया है, रबिंग पार्ट है जो, वो चार्ज हो गया। कॉम हेयर से पास हुआ, चार्ज हो गया। क्लियर? अब पेट्रोल का टैंक जा रहा है, टैंकर एक पेट्रोल का हाईवे पे जा रहा है, राइट? तूफान आया हुआ, मेटेलिक बॉडी है, अंदर पेट्रोल है, हाईली इन्फ्लामेबल, राइट? आंधी आ रही है, तो आंधी का मतलब क्या? एयर के पार्टिकल्स टैंकर से टकरा रहे हैं, राइट? तो ये ब्लास्ट हो जाता है, बम, बम की तरह। कई बार हो चुका, ब्लास्ट हो गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया। अब इसे बचाने के लिए तरीका ये ढूंढा गया उस समय कि ट्रक के पीछे एक लोहे की चेन ली, उसको उसके साथ बांध दिया और इतनी लंबी चेन ली कि उसका दूसरा हिस्सा सड़क को टकरा जाए, सड़क के ऊपर टकरा जाए, राइट? और ट्रक चल रहा है। अब चाहे कितनी आंधी तूफान आ जाओ, अब कोई एक्सीडेंट नहीं। उस चेन ने ऐसा क्या कर दिया, राइट? ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है ना?
इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म देखा, लाइटनिंग होती है, वो चार्ज, पानी के एक्यूमुलेशन से चार्ज क्रिएट होता है। अब ये जो वर्ड बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, चार्ज चार्ज चार्ज, चार्ज बेसिकली भला क्या है? Charge the intrinsic characteristic that accompanies with a fundamental particles. Charge intrinsic characteristic, intrinsic मतलब जो जीवन में बदला ना जा सके, उसे इंट्रिंसिक बोलते हैं। डीएनए कह सकते हैं, ह्यूमन बीइंग का डीएनए की एक शेप है, राइट? एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उन्हीं के सबके डीएनए की एक शेप है, बदली नहीं जा सकती, राइट? मॉन्की का जो डीएनए है वो डॉग के डीएनए से मैच नहीं कर सकता। ह्यूमन का डीएनए जो है, राइट, वो किसी और के साथ मैच नहीं कर सकता, इंट्रिंसिक है। तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक दैट अकम्पनीज, किसके साथ? वो कैरेक्टरिस्टिक किसके साथ, किसके पास है? अकम्पनीज विथ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स मींस आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब बात उठती है प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव? सर ये भला क्या है? प्लीज अभी मत पूछिए, 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास में इसी बात को समझाने के लिए मेरी पूरी एक क्लास लगती है। और अगर जानना हो, अभी से बहुत क्यूरियोसिटी है, तो जान सकते हो। मैं एक वीडियो मेरी पहली क्लास की मैं तुम्हारे सेक्शन में अपलोड करा दूंगा, 10th की पहली क्लास। जब भी तुम्हारे पास समय हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहली क्लास ही वही है, उसे सुनना, जितना समझ आ जाए ठीक है, ना आए तो मैं तो लूंगा ही आगे फ्यूचर में, तब देख लें। सर तो स्टूडेंट्स को जिसमें से तो स्पार्क क्रिएट होता है, वो मतलब काइनेटिक एनर्जी एक्वायर होती है हम लोगों में। आप कुछ एनर्जी, फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो, और वो क्यों ऐसा करती है, दैट इज नॉट द कप ऑफ टी राइट नाउ, ठीक है ना? अभी मैं उसके ऊपर चला जाऊंगा ना तो असली टॉपिक तुम्हारा रह जाएगा। तो भी ये मान के चलो, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट, राइट? पॉजिटिव पॉजिटिव रेपल, नेगेटिव नेगेटिव रेपल। व्हाई डज इट हैपेंस इज द टॉपिक ऑफ 10th क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, सब कुछ खोल के मैंने समझा रखा है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? राइट? अब इसमें इस पूरे डिस्कवरी के अंदर जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई, उसमें सबसे पहला जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो डिटेल है, नंबर 1, वो है जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कह सकते हैं। हाँ बेटा, कोई पूछ रहा था कुछ, आगे चलूं? जे थॉमसन ऑफ मॉडल, ये क्या है? जे थॉमसन ने एटम को बड़ा अंदर से देखने की कोशिश की, देख दाख के उसने जो समझा वो ये समझा कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। उसने कहा, क्या कहा कि इस तरीके से है एटम दिखने में, और ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना इसका आउटर स्ट्रक्चर, उसने कहा ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, राइट? और इसके अंदर जो चीज रहती है वह इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के अंदर रहता है। पॉजिटिव को हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को। और दूसरी स्टेटमेंट इसने ये कही, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आर इक्वल एंड हेंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव 10 तो नेगेटिव भी 10, तो किसी की ताकत किसी से ज्यादा नहीं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव को दो अलग अलग देशों की सेना की तरह लेके चलो, राइट? और दोनों युद्ध करने के लिए तैयार है, अट्रैक्ट वन अनदर, लेकिन कोई जीत नहीं सकता, दोनों की सेना बराबर है। तो एटम स्टेबल है, खुश है भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो खुशी होगी या नहीं? राइट? गलत कह रहा हूं? ठीक है ना? ये समझ लो, पॉजिटिव में और नेगेटिव में कोई लड़ाई झगड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों की सेनाएं बराबर है। जब सेनाएं बराबर होती है तो एटम मस्त रहता है, खुश, राइट? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं इसे, स्टेबल कंडीशन, इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल यानी कि स्टेबल, राइट। जहां कहीं भी प्रोटॉन के टोटल नंबर में और इलेक्ट्रॉन के टोटल नंबर में डेविएशन आता है तब ये एटम डिस्टर्ब हो जाता है। नीचे करके बोल पे सुनाई नहीं बिल्कुल एकदम गड़बड़ होती है, फिर एटम स्टेबिलिटी खो देता है। अब वो एटम नहीं रहता, आयन बन जाता है, ION। दो तरीके का आयन, कैटायन एंड एनायन। आएंगे आगे फ्यूचर में, फिलहाल आप ये देखो जे थॉमसन बेचारा जितना पढ़ सकता था खूब एनालाइज करके उसने एक स्टेटमेंट निकाल दी कि every atom consists of spherically positively charged spherical body and electrons are embedded and the total amount of positive and the negative are balanced and hence an atom is electrically neutral। ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। एक्सप्लेन जे थॉमसन मॉडल लिख लोगे, बुक एनसीईआरटी में लिखा, जो मैंने बोला ना एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, लखमीर सिंह ने भी लिखा हुआ है। क्लियर, आगे चलूँ, व्हाई टू वेस्ट, हिस्ट्री में थोड़ा टाइम खराब करना चाहिए। क्लियर है इतना। सेकंड, जे थॉमसन के बाद कैडविक ने जो किया न्यूट्रॉन की खोज की, और ई गोल्डस्टीन ने जो कि प्रोटॉन की खोज की, वो मैंने आपको बता ही दिया कि हम बाद में देखेंगे, राइट। फिर रह क्या गया, कौन सा रह गया, रदरफोर्ड मॉडल। हम कर क्या रहे हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं, नहीं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉयल लिया, गोल्ड सोने की परत ली एक, क्योंकि हमें पता है गोल्ड एंड सिल्वर आर मालिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर, एक्सट्रीमली मालिएबल एंड एक्सट्रीमली डक्टाइल। मतलब गोल्ड एक ऐसा मैटर है कि जिसको इतना थिन कर सकते हो आप, इतना थिन कर सकते हो कि उसकी थिकनेस है ना, उसकी थिकनेस सिर्फ 1000 एटम है। सोचो कितना थिन होगा। मतलब अगर ये मैं कहूं ये है गोल्ड की फॉयल, तो ये थिकनेस हो गई है नहीं इसकी, इसकी थिकनेस कितनी महीन है, कितनी कम है, ओनली ए लेंथ ऑफ 1000 एटम। तो इसने गोल्ड फॉयल को चूज क्यों किया, क्योंकि वो ये चाहता था कि जो मैं एक्सपेरिमेंट करूं, जिस पर्टिकुलर मेटल पे मैं एक्सपेरिमेंट करूं, राइट, उससे अल्फा पार्टिकल्स आसानी से आ जा सके, राइट। थोड़ा सा भी थिकनेस ज्यादा होगी तो वो एक्सपेरिमेंट ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाता, इसलिए उसने जो गोल्ड फॉयल लिया, राइट, वो कुछ इस तरीके के शेप का लिया, एक पीस ले लिया गोल्ड का, अब ये गोल्ड फॉयल है, सभी जानते हैं हाँ ये गोल्ड फॉयल है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इसके ये बना है, किससे बना है, एटम, सबसे छोटी चीज एटम। अब इसके एक्सपेरिमेंट में उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी यूज किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपने आप में 4-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, राइट। सेल के अंदर, एटम के अंदर कहानी जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू पता लगती है। अब उसने इसमें मान के चलो, इसके अंदर भी, अब गोल्ड फॉयल में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम, राइट। केवल 4 एटम ले रहा हूं यहां तुम्हें समझाने के, 1 2 3, राइट, और ये 4। मान लिया इस गोल्ड फॉयल के ये कोई 4 एटम, मैक्रोस्कोपिक व्यू ले लिया मैंने कहा, एटम का बड़ा, वो बात अलग है कि यहां से यहां तक अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम है। इतने एटम है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन से भी करोड़ गुना ज्यादा, राइट, खरबों गुना ज्यादा। लेकिन हमें तो चीज समझ नहीं है कि रदरफोर्ड ने भला ऐसी क्या की, क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो तो समझे जरा। तो इसके लिए 4 एटम लिए। The whole objective of conducting the experiment is to look into the atom by the other. And what he did, he took a gold foil, and there is also, right, a gun that actually releases alpha particles. क्या रिलीज करता है वो, अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा रेज। एक्स रेज नहीं होती, एक्सरे, गामा रे, एक्सरे तो सुना है सभी ने,
भाई कुछ हड्डी में चोट लग गई यार, फ्रैक्चर हो गया तो क्या होगा, एक्सरे होता है, और एक्सरे के बाहर लिखा रहता है कि वो अंदर नहीं आना, राइट? क्यों? क्योंकि दिक्कत है अंदर, एक्सरे खासकर प्रेग्नेंट वुमेन्स को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वाई? क्योंकि एक्सरे इतनी पावरफुल रेज होती हैं कि वो बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है और वो किसी भी ऑर्गन को रप्चर कर सकती है। लेकिन एक्सरे जो है डेंजर है, वो पिक्चर क्रिएट करने में मदद करती है, डेंजर है पर इतनी भी डेंजर नहीं है, हाईली सेंसिटिव पर्सन के लिए डेंजरस है, ठीक है ना? तो अब आप ये देखो उसने क्या किया, ही टुक अल्फा रेज, अल्फा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन मतलब हीलियम दिया उसने, एक तरीके से हीलियम है, राइट? और अल्फा की एक बड़ी खासियत होती है, इसका चार्ज है ना, जैसे हमने एक प्रोटॉन पे बताया +1, तो हीलियम पे क्या होता है, +2 चार्ज, दुगना हो गया ना चार्ज, नहीं? क्या ये बात क्लियर है? और हाइड्रोजन से 4 गुना हैवी है ये, 4 AMU उसका मास है, यानी कि जो रेज इसने छोड़ी उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने बता दिया आपको, एक तो उसके ऊपर चार्ज कितना है और दूसरा उसका भार कितना है, उसका मास कितना है। क्या ये क्लियर है? नाउ विद द हेल्प ऑफ हिज अरेंजमेंट व्हाट ही डिड, उसने इन रेस को इस गोल्ड फॉइल के ऊपर छोड़ा, छोड़ने पर उसने क्या पाया कि एक रे तो आई सीधी और सीधी चली गई, राइट? और दूसरे एटम में क्या पाया, यानी कि ये जो रे है ना, ये इस एटम के सेंटर से थोड़ा दूर है, सेंटर से दूर है, जरूरी नहीं है सबके सेंटर भी बना देता हूं मैं, ये रे सेंटर, सीधी चली गई। एक रे ऐसी आई जो सीधा सेंटर से टकराई जाके, सेंटर से टकराने से पहले एक रे ऐसी आई जो न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस वर्ड यूज नहीं कर रहा मैं अभी, क्योंकि न्यूक्लियस उसी ने बताया था, जो सेंटर से काफी दूर है। एक ऐसी है जो सेंटर के करीब होके गई, वो जैसी सेंटर के करीब होके गई तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि वो डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्ट हुई, राइट? एक जो बहुत ज्यादा करीब गई, ज्यादा करीब गई, बहुत ही ज्यादा, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई, राइट? मतलब एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रेस ऊपर भी है नीचे भी है, मैंने एक नीचे ले ली, मेरा मन कर गया, वो ऊपर अच्छा है, मैं सोचा एक नीचे भी ले लेता हूँ। रेस तो ऊपर भी करोड़ों गुना है, नीचे भी करोड़ों गुना है, पूरे एटम से पास कर रही है। आपको एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए मैं समझा, एक रे ऐसी आई जो सीधा सेंटर से टकराई, अब वो जो सेंटर से टकराई तो टकराने के बाद रिबाउंड हो गई, वो मतलब उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो सेंटर से टकराने के बाद उसे पेनिट्रेट कर जाए, टकरा कर वापस हो, टकराई और वापस हो, टकराई डिफ्लेक्ट हो गई, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। देखो एंगल अगर मैं बनाऊं तो ज्यादा एंगल नहीं बन रहा, और यहाँ एंगल बनाऊं तो कम एंगल बन रहा है, ये थोड़ा सेंटर से दूर है। और एक रे जो सीधी आई सीधी चली गई, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर भी क्या हुआ, ये हीलियम रे, एक वन ऑफ द हीलियम रे ले ली, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब अल्फा रेस की बात कर रहा हूं, राइट? ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, सब एक्स रेज है, अल्फा रे, सॉरी। क्या ये क्लियर है? जरूरी नहीं है, मैं और भी रे ले सकता था, ये एक और रे ले ली, सीधी गई, क्योंकि सेंटर से दूर है इसलिए सीधी चली गई। एक और रे ले ली जो सेंटर से ज्यादा दूर भी नहीं है पास भी नहीं, तो डिफ्लेक्ट हो गई थोड़ी। एक ऐसी रे आई जो बिल्कुल सेंटर के पास से गई, ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई, और रे जो सीधा सेंटर पे आके टकराई वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाई, रिबाउंड कर गई।
राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा, उसने क्या निचोड़ निकाला था, क्या ऑब्जर्वेशन निकाला? व्हाट ही concluded about the experiment that look at the very first ray. Isn't the first ray passes as it is? That ray is far off from the center, indicating to Rutherford and hence to us also that most of the space within the atom acts as a vacant space. पहली रे बताती है, गई सीधी चली गई, ठीक है ना, कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस, मतलब एटम ऐसा है ना दिखने में, एटम बीच के पोर्शन को छोड़कर बाकी का जितना पोर्शन, ऑर्बिट्स हैं बात अलग है, लेकिन बाकी का जितना ऑर्बिटों को भी हटा दें, इन बिटवीन द पेयर ऑफ ऑर्बिट्स भी देखें, स्पेस है, खाली स्पेस, कुछ नहीं। तो पहली रे ने एक्सप्लेन किया दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम एक्ट्स एज ए वेकेंट स्पेस, राइट। दूसरा, ए रे विच इज नाइदर क्लोज नॉर फार ऑफ फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ना तो बहुत ज्यादा दूर है ना बहुत ज्यादा पास है, वो जब गुजरी तो वो सीधी ना जाके डिफ्लेक्ट हुई, और एक रे जो कि बिल्कुल सेंटर के करीब से गुजरी तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। इससे उसने ये पता लगाया कि जो बीच का पोर्शन है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? अल्फा पॉजिटिव चार्ज, अल्फा रेज भी पॉजिटिव चार्ज, और ये बीच का पोर्शन गारंटेड पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए डिफ्लेक्शन हुआ, अट्रैक्शन नहीं हुआ, रिपल्शन हुआ। क्या हुआ? रिपल्शन। रिपल्शन कब होता है? लाइक चार्जेस रेपल वन अनदर, लाइक चार्ज क्या करती है, दूसरे को रेपल करती है। क्या ये बात क्लियर है? राइट। लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, दूर भागेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को भी रिपल करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब ये डिफ्लेक्ट हो गया। अगर सेंटर के पोर्शन में नेगेटिव चार्ज होता तो ये खींच लेता पॉजिटिव को अपनी तरफ, सेंटर में प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज में तो ये आगे कहानी समझ। सेंटर में कुछ ना कुछ कहानी ऐसी है जो पूरे सेंटर को पॉजिटिव बना रही है, जिसके कारण पॉजिटिव पॉजिटिव को रेपल कर रहा है, और वो सेंटर में जो स्टोरी है वो प्रोटॉन। साइड बाय इलेक्ट्रॉन। क्या ये क्लियर है? अब एक काम और हुआ कि रे आई और सीधा सेंटर से टकराई, टकरा के रिबॉन्ड हो गई। तो यानी कि इस चौथी रे से ये पता लगा कि जो सेंटर है एटम का वो हाईली डेंस है। क्या है वो? हाईली डेंस, मतलब पूरा अर्बन एरिया है, पॉपुलेशन बड़ी जबरदस्त है, इतना डेंस है कि अल्फा रे आकर टकराई, पावरफुल रे है अल्फा, फिर भी उसके बस की नहीं हुआ कि उसे पेनिट्रेट कर जाए, और इस हैवी हाईली डेंस एरिया को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। यानी कि डिस्कवरी किसने की न्यूक्लियस की? रदरफोर्ड ने की। Is that clear? He took a gold foil and exposed to the alpha rays, right? So once the alpha ray beam, right, acts onto the gold foil, then the various observations being noted down. One of the observations states that the rays which are far off from the center goes straight, indicating that the most of the space within the atom acts as a vacant space. There are certain number of rays which are neither close nor far off from the center, right, undergo deflection once they approaches nearby to the central portion of the atom. They get deflect, indicating to us that there is a certain amount of positive charge at the center of the atom. And that is practically being proved when another beam of ray comes very close to the nucleus, right, and then undergo deflection, large deflection, indicating to us that the center must be having certain amount of positive charge. And the last one, last but not the least, that the ray which acts exactly at the center rebonds, indicating to us that the central portion of every atom has to be highly dense.
It is so dense that the 99% mass of the entire atom is because of the center. क्योंकि बाकी तो सारा वेकेंट स्पेस है, खुली की। समझ में आ गई ये बात? सर ये जो 1 2 3 वाली है ये मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब वो सीधी वाली डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है ना वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन तो कहीं है ही नहीं यहाँ। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता तो अट्रैक्ट हो जाता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं ना, प्रोटॉन पॉजिटिव होते। क्लियर हो गया ना? तो इसने इस सेंट्रल पोर्शन को जो हैवी डेंस है उसका नाम दिया न्यूक्लियस, एंड हेंस रदरफोर्ड रेस्पॉन्सिबल टू डिस्कवर द न्यूक्लियस। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99.9% श्योर है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम give the entire brief discussion about the Rutherford model of an atom. क्या ये क्लियर? जैसे औरों में कमियां थी, जब जे थॉमसन ने बताया कि भाई सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, पूरा का पूरा बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल गलत बात। तो जब जे थॉमसन का जो मॉडल था फेल हो गया। कैडविक ने, गोल्डस्टेन ने तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह की खोज की, राइट, न्यूट्रॉन की खोज की। लेकिन रदरफोर्ड ने बड़ा इंपॉर्टेंट सामने हमारे कंक्लूजन रखा कि हर एटम के बीच का जो हिस्सा है वो बहुत ही डेंस है, और उसका नाम उसने न्यूक्लियस दिया। इज इट क्लियर? और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, राइट। ये प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन भी कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जैसे औरों में कमियां थी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में भी कमी है, बहुत इंपॉर्टेंट कमी है, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। मैं चाहता हूं पहले इतना पढ़ो। लखवीर सिंह सबके पास है, प्लीज 9th 10th दोनों पढ़ेंगे। आप घर जाकर जो मैंने आज पढ़ाया है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 subatomic particles in terms of their relative mass, charge and their location. जे थॉमसन ने क्या कहा, कैडविक क्या है, और गोल्डस्टेन कौन है, थॉमसन कौन है, उन्होंने क्या क्या किया, और उसके साथ साथ आगे चलते हुए द नेक्स्ट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। इन सबको पढ़ो और कोइंसाइज वे में से लिखो। जैसे यहाँ देखो मेरे शीट के ऊपर लिख रखा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऊपर लिख रखा है जे थॉमसन, नीचे उसका ही क्या। अब मुझे जैसे पूरा पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन दिस एंड दिस। मैं कोई किताब लिख रहा हूँ, हमें राइटर थोड़ा ना बनना है। हमको की पॉइंट्स लिखने हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन दिमाग में होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज नोट्स, राइट। नंबर 1, नंबर साइलेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल जो लिखवाए थे ना, वो भी तुरंत आपके ब्रेन में होनी चाहिए, राइट। जे थॉमसन ऑफ मॉडल लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में क्लियर हो। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का देखो ऐसा डायग्राम बना दिया, बना दिया ना डायग्राम। ये जो डायग्राम बनाया है इसकी एक्सप्लेनेशन दिमाग में होनी चाहिए, कॉपी में। कॉपी में करोगे भाई तो तुम्हें पूरी किताब थोड़ा लिखनी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री में स्मार्ट स्टडी करनी, क्लियर। इसलिए की पॉइंट्स लिखो, एक्सप्लेनेशन आपके ब्रेन में होनी चाहिए, राइट। अल्फा रेज के जो सोर्स हैं वो रेडियम और पोलोनियम, ये 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वहां से अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, राइट। ये सब क्लियर कर दिया मैंने। इतना प्लीज पढ़ो, अगले क्लास के अंदर मैं इसकी ड्रॉबैक बताऊंगा, बोर्स मॉडल बताऊंगा, और 3-4 क्लास हो जाने दो, 4 क्लास 5 क्लास हो जाने दो, फिर तुम्हारे को या ये समझ लो 1-1.5 महीना मेरे को ये चैप्टर जब खत्म होगा ना, तुम्हें बहुत कुछ ऑलरेडी क्लियर हो चुका, राइट। जस्ट हैव ए पेशेंस, जो कह रहा हूँ उतना पढ़ो।